Start recording. Okay, sir. Over to you. Just a sec. Okay, so how are you all? कैसे हो भाई सब लोग? ठीक है सर। We are fine, sir. Without? I'm good. I'm good. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट लास्ट लेक्चर में आपको? अब तक जो बताया गया उसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। तो स्टार्ट करें यार। यस सर। देखो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जीएस पेपर 1, जो कि जिसका टाइटल है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। बेसिकली देखो इसके 4 पार्ट हैं। पहला इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यहाँ पे है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी इंडिया के आर्ट्स हैं, आर्किटेक्चर है, वेरियस टाइप ऑफ डांसेस, वेरियस टाइप ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर्स, लोकल फॉक्स क्या हैं, थिएटर्स कैसे हैं, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, इट्स मोर अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड मतलब है कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। तो हिस्ट्री में हम जो स्टडी करते हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं। या ज्योग्राफी में हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड की स्टडी करते हैं। और सबसे लास्ट का जो पार्ट है वो है सोसाइटी। तो बेसिकली देखो आपके पेपर 1 में टोटल 4 पार्ट हैं, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज सोसाइटी। तो देखो इसमें सबसे पहले स्टार्ट किया गया है इंडियन हेरिटेज और कल्चर के बारे में। इंडियन कल्चर, इसमें क्या पढ़ना है आपको, साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। तो आर्ट में क्या क्या हो सकता है, आपके जो परफॉर्मिंग आर्ट है जैसे डांस या म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक में आपके इंडियन म्यूजिक हो सकती हैं, कार्नाटिक म्यूजिक हो सकती हैं, डांस फॉर्म में वेरियस जो भी परफॉर्मिंग आर्ट जिसको परफॉर्म किया जाता है, या थिएटर्स सेवरल्स हैं। इसके बाद ये देखो आर्किटेक्चर की बात की जाएगी। आर्किटेक्चर में आप टेम्पल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, चर्च के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, और उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ जो पेंटिंग्स हैं उनको पढ़ोगे आप। ठीक है, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, इसमें क्लियर कट इसने इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है कि आपको जो भी पढ़ना है तो आपको स्टार्टिंग में जो सबसे पहले आपको पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के टाइम भीमबेटका में जो पेंटिंग मिलेंगी, उसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसके अंदर जो वेरियस आर्ट आर्किटेक्चर लाइफ फॉर्म थे। उसके बाद फिर डिफरेंट पीरियड्स आएंगे, वैदिक पीरियड्स आएंगे, बुद्धिज्म आएगा, जैनिज्म आएगा, मौर्य पीरियड आएगा उसी के टाइम, और उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड आएगा, फिर मेडोल्स पीरियड आएगा जिसमें मुगल एंड ऑल आएंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न आएगा, ब्रिटिश आएगा, इंडो इस्लामिक चीजें हैं। तो वो सब चीजें आप वेरियस जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स हैं उसको आप पढ़ते हो। ठीक है, इसकी जो बेस्ट बुक अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है नितिन सिंघानिया। आप लोग इसको नोट कर लो, इसको आप लोग खरीद लेना, नितिन सिंघानिया। लेकिन नितिन सिंघानिया से पढ़ने से पहले जरूरी है कि आप हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके है। ठीक है, वो आपके क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी, 10 तक जाएगी। तो इसको आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना।
themes in Indian history part 1, themes in Indian history part 2, themes in Indian history part 3, इतना आप कर लोगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। देखो इससे क्या है कि हर साल प्रीलिम्स में आपको एक एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस मिलते हैं और मेंस के पेपर में एक एवरेज जनरली आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ये हमारा हो गया, बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। तो सेकेंड टॉपिक में देखो इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट। और ध्यान से देखो तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट इवेंट, यानी 1850 से लेके आज तक जो हो रहा है। 1857 क्यों? क्योंकि एक लैंडमार्क पीरियड था यहाँ पे, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद से काफी सारी चीजें इंडिया उसमें चेंजेस हैं, उसको एक लैंडमार्क इवेंट, एक लैंडमार्क ईयर माना जाता है। तो यहाँ से लेके आज तक, यानी अभी आप 2021 में रह रहे हो, यहाँ तक के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ तक के बारे में पढ़ना तो ये नहीं कि सारे इवेंट्स पढ़े हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इवेंट। सिग्निफिकेंट इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जिन्होंने आने वाले टाइम को ही चेंज कर दिया, जैसे 1857, ठीक है, उसके बाद 1904 का स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ कांग्रेस का, फिर उसके बाद 1922 में खिलाफत मूवमेंट हुआ, 1922 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, गांधी की एंट्री हुई, भगत सिंह की एंट्री हुई, सुभाष चंद्र बोस की एंट्री हुई। यहाँ पे साफ देखो लिखा हुआ है पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। आपको इवेंट्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कि किसके थॉट कैसे थे। सबको चाहिए आजादी, लेकिन आजादी को लेके हमारे ओपिनियन क्या थे, मतलब उन सबका तरीका क्या था। जैसे आप पढ़ते होगे बचपन में कि नरम दल वर्सेस गरम दल। तो सबको चाहिए था कि इंडिया को जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनसे फ्रीडम मिले, बट सबका जो एक तरीका था उसको अचीव करने का, जो मीन था सबका सेम था, दैट वी वांट इंडिया टू बी अ फ्री कंट्री, बट जो मीन्स था वो अलग अलग था। किसी का मीन्स था कि हम वायलेंटली भी इसको अचीव कर लेंगे, गांधी का व्यू था कि नहीं, हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो कि मेजर इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज। इश्यूज आपके एग्रीकल्चर का क्या इशू था, बिजनेसमैन के क्या इश्यूज थे, सोसाइटीज के क्या इश्यूज थे उस टाइम पे 1858 के टाइम। यहाँ से आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं मेंस में और 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रीलिम्स में। इसके लिए आप एनसीईआरटी प्लस एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, और बिपिन चंद्रा की भी बुक है, जो लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा की बुक है। अब देखो, अब यही सेम चीज, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन आगे ये थर्ड टॉपिक में है, फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब इसमें क्या होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी मैंने आपको मेजर ये इवेंट्स हैं, ये सिग्निफिकेंट जो इवेंट्स हैं, ये कैसे हो रहे हैं, किन किन स्टेजेस में हो रहे हैं, पूरी कंट्रीज में कैसे कैसे स्प्रेड हो रहा है, पंजाब का से कैसे हुआ, नॉर्थ ईस्ट से कैसा हुआ, जेंडर का डायमेंशन देखते हैं कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन कितना रहा, ट्राइबल कंट्रीब्यूशन कितना रहा, अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा, जो यूरोपियंस थे जैसे एनी बेसेंट वगैरह, उन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया। तो ये पूरा हम ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये इसी का पार्ट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और यहीं पे प्रीलिमिनरी क्वेश्चन आते हैं। देखो नेक्स्ट है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री। इसमें हम पढ़ते हैं 1948 से लेके अब तक का पार्ट, कि एक बार जब इंडिया को फ्रीडम मिल गया तो कैसे कहा जाता है ना कि टोटल 570 रियासतें थी, जिनको सरदार पटेल ने अपने जो उनका डिप्लोमेसी थी उससे मर्ज किया, जम्मू कश्मीर को कैसे मर्ज किया, कैसे कांग्रेस के अलावा फिर और पॉलिटिकल पार्टीज बनी, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का राइज हुआ, कैसे जो कांग्रेस डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन की ओरिजिन हुई, उन पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कंट्री का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। पहले देखो ना, पंजाब हरियाणा एक में था,
फिर 1966 में अलग अलग हो गया। सिमिलरली पहले हिमाचल प्रदेश एक स्टेट नहीं था, वो हो गया। नॉर्थ ईस्ट पूरा एक ही में था, उनके अंदर अलग अलग स्टेट बना। आंध्र प्रदेश पहले एक स्टेट नहीं था, वो स्टेट बना। पहले महाराष्ट्र गुजरात एक में थे, फिर वो बाद में अलग अलग हो गए। तो ये वही है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री, वेरियस रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी बनी इसमें। तो इसमें हम ये सब पढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है और एक क्वेश्चन जनरली से मेंस में आता है। देखो अब यहाँ पे ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्या करते हैं, इंडियन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी क्या है, हम वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे देखो पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विच इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी। जैसे इंडिया के केस में आपने देखा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट किया था, बट वर्ल्ड हिस्ट्री के केस में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री केस में हम वर्ल्ड की हिस्ट्री 18th सेंचुरी के बाद से पढ़ते हैं, जहाँ पे अलग अलग रिवोल्यूशन हुए, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, चाइनीज रिवोल्यूशन। मेजर रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, उनका इम्पैक्ट हुआ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़ते हैं। और कुछ और जो मेजर इवेंट्स हुए, जैसे स्वेज रिवर की जो स्वेज जो नहर है उसकी क्राइसिस हुई, और ये 6 डे 7 डे वार हुए अरब में और इसराइल में। तो उसमें भी जो मेजर इवेंट्स हैं और वेरियस टाइप ऑफ फिलोसफी एंड आइडियोलॉजी, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इनको पढ़ते हैं। उनका इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी पे, उसको पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें हम बहुत ज्यादा और बहुत रिगरस नहीं पढ़ते हैं। इसमें हम मेजर जो इवेंट्स 4-5 हैं वही पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को कवर करना बहुत टफ है। एक बुक है नॉर्मन लो, NORMAN और WE करके, नॉर्मल लोवे करके है, उसको आप लोग देख सकते हो। अब ये देखो, यहाँ हिस्ट्री हुआ खत्म। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये है सोसाइटी, यानी सोशल इश्यूज। अब सोशल इश्यूज में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ सोसाइटी। इसमें हम इंडियन सोसाइटी और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। जब इंडियन सोसाइटी को आप पढ़ोगे तो जरूरी है कि आप देखो कि जैसे इंडिया में क्या क्या रिलीजन है, उन रिलीजन की क्या क्या फिलोसफीज हैं, कास्ट सिस्टम कैसा है, फैमिली सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम्स की प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कास्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, और अलग अलग किस टाइप के लोग हैं, अलग अलग जेंडर, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग मत के लोग हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। जैसे कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेवा, SAVA, और उसके अलावा कई सारे वुमेन के NGOs हैं, उनका रोल क्या है। किसमें रोल क्या है, पॉपुलेशन इश्यूज में, पॉवर्टी में, और डेवलपमेंटल इश्यूज में, ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी प्रॉब्लम और रेमेडीज में। यहाँ पे देखो सिर्फ वुमेन के रोल को ही नहीं पढ़ना है, उसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है कि इंडिया के अंदर वुमेन के क्या इश्यूज हैं। जैसे एज अ गर्ल आप लोग रियलाइज करोगे कि वुमेन के क्या इश्यूज हैं। पहला कि इक्वल राइट नहीं है। इक्वल राइट किस चीज में नहीं है, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट नहीं है, इक्वल राइट एजुकेशन में नहीं है, इक्वल स्टेटस नहीं है। लाइक इफ यू आर अ मेल मेंबर ऑफ योर फैमिली, यू कैन मूव आउट ऑफ योर हाउस एंड यू कैन वंडर हियर एंड देयर। आप रात को 12 बजे 1 बजे लौट के आओ, just there will be one question that where were you, and you will just reply that I was out with my friend, कोई इशू नहीं होगा। बट if you are girl, your family members will have different and several questions कि क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए। तो स्टेटस की प्रॉब्लम है। दूसरा एजुकेशन को एक्सेस, इकोनॉमी को एक्सेस। जैसे मैंने आपसे कहा था उस दिन कि देखो बंगाल में इलेक्शन हुआ, हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कितने वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। तो वो सब इश्यूज पढ़ते हैं।
अर्बनाइजेशन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है, उसका प्रॉब्लम क्या क्या है और उसको इम्प्रूव कैसे करने, रेमेडीज क्या होगी, जी हम इसमें पढ़ते हैं। उसके अलावा हम पढ़ते हैं फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें मैंने आपको उस दिन याद होगा क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज लाइक नाउ वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर द एंटायर वर्ल्ड हैज टर्न्ड इनटू अ ग्लोबल जो होता है वो हमको वहां से मिलता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली यही है कि सारी वर्ल्ड की जो कंट्री, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द वुमेन ऑफ इंडिया, तो उस पर्सपेक्टिव से देखो। और इसके अलावा लास्ट जो है सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। देखो कम्युनलिज्म मतलब होता है कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट बात करना। कम्युनलिज्म को कई टाइप के होते हैं। एक टाइप ये होता है जो सबसे सिंपल कम्युनलिज्म की, लाइक रिलीजन एक्स, रिलीजन वाई, ये दोनों रिलीजन अलग अलग हैं और ये दोनों का ये मानना है कि हमारी जो ग्रोथ है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। मतलब भाई तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो इस कम्युनलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक जो होती है ना क्रूड कम्युनलिज्म, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि हमारा ग्रोथ तभी होगा जब आपका ग्रोथ नहीं होगा। अब ऐसे एग्जाम्पल समझो, हिंदू मुस्लिम, अगर ये दोनों कम्युनिटी ये सोचे कि ठीक है हम अपना ग्रो करते हैं, आप अपना ग्रो करिए, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब ये बात हो जाए कि हमारी ग्रोथ तभी होगी जब हम आपको सप्रेस करेंगे, तो उस फॉर्म ऑफ एक प्रॉब्लम होगा सोसाइटी के लिए। और हम उसी के रीजन कैसे इवॉल्व हुआ इंडिया में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लाइक 1857 के पहले ऐसा कोई सेंस ऑफ कम्युनलिज्म नहीं था। इनफैक्ट जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था इंडिया में 1857 का, उसमें कई सारी जगह ऐसे थे कि जो किंग थे वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, और उनकी जो पूरी आर्मी थी वो आइदर इस्लामिक थी या हिंदू थी, मतलब जस्ट अपोजिट। लाइक इन लखनऊ, जो लखनऊ के नवाब थे, ही वॉज मुस्लिम, बट उनकी आर्मी में अप्रोक्सीमेटली 85% पीपल वेयर हिंदू। सिमिलरली रानी लक्ष्मीबाई, ही वॉज अ हिंदू, बट उनकी जो आर्मी का जो मेन लीडर थे अफगान, वो सब मुस्लिम्स थे। तो वो कम्युनलिज्म उस टाइम नहीं था, बट बाद में धीरे धीरे पॉलिटिकल चीजें होती गई और ये कम्युनलिज्म का राइज हुआ। सिमिलरली रीजनलिज्म, रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद। जैसे दिल्ली में जाने के बाद अब देखोगे कि सारे यूपी के लोग एक साथ बैठते हैं खाना खाने, एक कॉलोनी में रहते हैं, बिहार वाले एक जगह रहते हैं, वो तो एक स्मॉल फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है। बट रीजनलिज्म का हमारा यहाँ पे इशू ये है कि स्टेट लेवल पे रीजनलिज्म की डिमांड, और इस तरह की डिमांड की वो नेशनल इंटीग्रिटी को टारगेट करने लगे। जैसे एग्जांपल, कश्मीरी के लोग डिमांड करते हैं कि हमारा अलग स्टेट होना चाहिए, एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी की बात होने लगती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं, वहां पे अलग अलग ट्राइब्स डिमांड करते हैं कि हमारे को अलग होना है इनसे, मेरे को नहीं रहना है इंडिया के साथ। स्पेशली नागालैंड में है, कुछ कुछ लोग हैं, दे डिमांड फॉर ग्रेटर नागालैंड। तो वो रीजनलिज्म जो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट हो जाए, वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो अब उस कंटेक्स्ट में आप देखोगे कि पूरे इंडिया में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं, पूरे थ्रू आउट द ईयर आप उसको फॉलो करते हो। और लास्ट में सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म दिस इज द मोस्ट डिबेटेड एंड मोस्ट टॉक्ड टॉपिक ऑफ इंडिया। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। देखो इसके दो नोशन होते हैं सेकुलरिज्म के। एक होता है वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि बाहर फॉलो होता है। बाहर के लोग, बाहर की स्टेट क्या कहते हैं सेकुलरिज्म को, कि भाई मेरे को रिलीजन और स्टेट एकदम अलग अलग है। वहाँ जो रिलीजन है बाहर में यूरोप में, वो कहते हैं कि भाई स्टेट का कोई भी रोल रिलीजन में नहीं होगा, दे आर टोटली सेपरेट टू ईच अदर, एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट है, देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। बट इंडिया कंसेप्ट दूसरा है। इंडिया कहता है कि इक्वल डिस्टेंस टू ऑल रिलीजन मीन्स इक्वल सपोर्ट टू ऑल रिलीजन। बाहर में क्या है कि हमारा रिलीजन से मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो एक ठीक है मेरा अपने इंडिविजुअल मैं फॉलो करूंगा, सब कुछ होगा, बट ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं किसी भी रिलीजन को कोई सपोर्ट या कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। बट इंडिया में क्या होता है कि हम इक्वल सपोर्ट करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसमें इंटरफेयर भी करेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि स्टेट की आई में, स्टेट की नजर में सारे रिलीजन सेम है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म।
तो अगर आप आगे से किसी से डिस्कशन करते हो कि सेकुलरिज्म सही नहीं है, तो आप ये सोच लेना कि आप कह रहे हो कि स्टेट की नजर में सारे रिलीजन इक्वल हों, ये गलत है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको हिस्ट्री और सोशल इश्यूज का सारे टॉपिक्स को बारीकी से एक एक करके डिस्कस किया। इसके बाद लास्ट बचता है ज्योग्राफी। उससे पहले कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? सर ये सोशल इश्यूज की कोई बुक नहीं आती है क्या? आती है, गुहा गुहा की एक बुक है, बट आप ना इसको न्यूज़पेपर से फॉलो करो। आप एनसीईआरटी 11-12 देख लो, सोसाइटी और सोशल इश्यूज करके एक बुक आती है NCERT, उसके बाद आप न्यूज़पेपर से फॉलो करो कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जो सोशल इशू से क्वेश्चन आते हैं ना, वो बेसिकली करंट अफेयर्स के होते हैं। उसके अलावा आप देखते रहो कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज आ रही हैं, जो हमारे जो ऑप्रेस सेक्शन है, डिफरेंट सेक्शन है, या फिर जो वीकर सेक्शन है, लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, ओबीसी, ट्रांसजेंडर, या डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग हैं, लेस्बियन, गे, क्वींस, उनके लिए क्या पॉलिसीज आ रही हैं, उनके बेटरमेंट के लिए कंट्री क्या कर रही है। तो वो उस पर आप टैप रखोगे और वो चीजें आपको न्यूज़पेपर में डेली की डेली मिलती रहती है। और ओके कोई सर, क्वेश्चन? थैंक यू सर। So mostly world history from 18th century, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही बेसिक में स्टार्ट होता है ना, फ्रॉम क्लास 9। या फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लैंडमार्क इवेंट माना जाता है। वहां पे पहली बार क्या हुआ ना कि मोनार्की को चैलेंज किया गया, राजशाही को चैलेंज किया गया, और डेमोक्रेसी की बात की गई, रिपब्लिक की बात की गई, लिबर्टी की बात की गई, फ्रेटर्निटी की बात की गई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज लैंडमार्क इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और वहीं सर पे मींस उसी ने इससे इंस्पायर। पहले भी रेवोल्यूशंस हो रहे थे, बट वो लैंडमार्क देखो नहीं था। बेसिकली हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं जो रिनेसांस से स्टार्ट करते हैं, ऐसा से उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ग्लोरियस रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद फिर अमेरिकन रिवोल्यूशन होगा, अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद फिर रशियन रिवोल्यूशन होगा, फिर चाइनीज रिवोल्यूशन होगा। यस सर। तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 18th सेंचुरी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो हम स्टार्ट करते हैं रिनेसा का इम्पैक्ट से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर्स हुए। ठीक है, जो मेजर इवेंट्स हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेजर ये इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, यहाँ पे सारे रिवोल्यूशन आ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर जो हमारी हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर एक्सेट्रा। उसके बाद फिर कॉलोनाइजेशन, कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, इनका ग्रोथ कैसे हुआ और कैसे रिट्रैक्ट अलग अलग पार्ट में हुए वर्ल्ड के, हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। जैसा 2019 में क्वेश्चन आया था कि empowering women is the key to control population growth, discuss। तो सर इसमें मतलब एक रिपीट करो। empowering women is the key to control population growth, discuss। हाँ देखो, इसको एक मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ। दो डिक्लेरेशन हुए हैं, एक हुआ है बीजिंग डिक्लेरेशन, एक हुआ है कैरो डिक्लेरेशन। ये वुमेन राइट और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एक जो जनरल सर्वे हुआ, ये देखा गया कि इफ जो वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन है उसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड 10 से कम है, तो एन एवरेज उसके 3 चाइल्ड होते हैं, और 10th प्लस होता है तो एन एवरेज उसका जो नंबर ऑफ कंट्रोल तो हो गए। उसमें जो 2-3 स्टैट्स थे, एजुकेशन का इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, अगर वो पॉलिटिकली अवेयर होंगे तो क्या होगा, सोशली एम्पावर होंगे तो क्या होगा, एजुकेशनली एम्पावर होंगे तो क्या होगा, उसको उस टाइप से आपको डील करना है। अब जैसे ऐसे आप समझो कि जस्ट कीप योरसेल्फ एट दैट पोजीशन, one situation in which you don't have any access to education and you are not empowered at all. In that case, you will have more child, or a condition like today when you are very empowered, you have access to education, you know about your political right and economic right. In this case, you will have more child. तो उसको आप वहां से कोरिलेट करो। ऑब्वियसली if you will be empowered, then obviously you will have less number of child, and if you will have less number of child, then total growth of population of that particular nation or your nation will be less. Right? Okay, okay, thank you sir। और क्वेश्चन कोई? Any other question? तो जल्दी जल्दी से मैं ज्योग्राफी खत्म करता हूँ। सबसे पहले साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी।
मतलब वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, कहाँ कौन सी नदियां हैं, कहाँ कौन से पहाड़ हैं, कहाँ पे डेजर्ट है, कोई डेजर्ट है तो वहीं क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कोल है, डायमंड है, अलग अलग मेटल्स हैं, जिंक है, आयरन है और यूरेनियम है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन और क्यों वहीं पे वो है, उसकी इंडस्ट्रीज वहीं पे क्यों है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ है और वो इंडस्ट्री वहीं क्यों है, इसमें हम ये पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में है जो वेरियस फेनोमेना है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये क्यों आते हैं, ज्यादा कहाँ पे आते हैं और जब ज्यादा जहां पे आते हैं तो वहीं पे वो ज्यादा क्यों आते हैं, और उसके लिए हमको तैयारी कैसे करनी है, उसका इम्पैक्ट सबसे मिनिमम हो, उसको बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में ये है कि वेरियस फ्लोरा, फौना, एनिमल्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप सब लोग जूलॉजी में पढ़ते होगे, आगे पढ़ोगे आप वेबल लाइन एंड ऑल अदर लाइंस जो हैं। और उसके अलावा कौन सा, जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और अदर कुछ जैसे पोलर बियर वगैरह है, वो साइबेरियन बियर वगैरह वो साइबेरिया में पाए जाते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वहीं पे क्यों है। और यहाँ पे भी देखो ये लास्ट में लोकेशनल चेंजेस, कि जो ये सारी चीजें हैं वो, जैसे क्वेश्चन कुछ साल पहले पूछा था कि क्या रीजन है कि जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ज्यादा साइक्लोन आते हैं, जो अरब सी है उसमें कम आते हैं। तो बेसिकली वही है कि जो अर्थक्वेक, सुनामी, वल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एक्सेट्रा है, वो क्यों आते हैं, कहाँ ज्यादा आते हैं और ज्यादा आते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, यही पूरा इसमें हम पढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जीएस पेपर 1। तो आगे से आप न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखोगे कि कैसे इनको अपने न्यूज़पेपर से ज्यादा चीजों को अचीव करना है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पेपर 1 से पूरे, किसी को कोई डाउट? इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। पेपर 3 का पार्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड ऑल, दिस इज पार्ट ऑफ पेपर 3 जीएस। मैं वहां पे आपसे डिस्कस कर लूंगा कि कैसे इसको करना है। अभी इससे रिलेटेड कोई पेपर 1 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ना होगा? हाँ, एनसीईआरटी 11 एंड 12 एज वेल एक बुक मैंने आपको बताई थी, जीसी लियोंग, गोचे लियोंग करके, उसको आप देख सकते हो। ओके सर। इसके अलावा एक मैं आपको यूट्यूब पे लिंक भी प्रोवाइड करूंगा ज्योग्राफी के लिए, उसमें टोटल 30-35 क्लासेस हैं 30-30 मिनट के, वो आप देख लेना, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इनफैक्ट उसके बाद क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। ओके सर। कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन? तो मैंग सर आज रैप अप करें इसको? नो सर। हाँ सर, कल पेपर 2 डिस्कस करेंगे सर, जीएस। या पेपर 2 ओके, टाइम आप बता देना, वो जो भी सूटेबल होगा। ठीक है सर, 9 o'clock, ईद के बाद थोड़ा सा पहले कर देंगे, क्योंकि ईद तक थोड़ा सा मेरा भी टाइम पीछे हो रहा है, ठीक है ना सर? श्योर। ओके, चलो, ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।